बच्चों, आज हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इसका बेसिक मैटर पढ़ लिया था। आज हमको शुरू करना है कि मौलिक अधिकारों का विवरण कहाँ दिया गया है, कैसे दिया गया है। तो देखिए, हमने आपसे कहा था कि जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे संविधान में अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से 35 तक है। क्लियर? फिर हमने कहा था कि 14 से 18 तक ये 5 अनुच्छेद या आर्टिकल हैं जिसमें समता का अधिकार दिया गया है। फिर ये कहा था कि देखिए 19 से 22 आर्टिकल जो है ये स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करते हैं और 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करते हैं। फिर 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और फिर सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 में है। लेकिन आज हम लोग इसको सिलसिलेवार तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है कि जो हमारा आर्टिकल 12 है इसमें क्या है। तो आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है। अब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ राज्य की परिभाषा क्यों दी गई। भाई, जब तक आप राज्य बताओगे नहीं तब तक आप कैसे उनसे मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करते हो। ठीक है। तो अब राज्य की परिभाषा में इन्होंने क्या बताया है कि राज्य किसे कहेंगे। तो एक चीज़ सामान्यता आप याद रखना, एक बड़ी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, राज्य की परिभाषा में पहली बात आप याद रखिएगा कि ऐसी वे संस्थाएं या कंपनियां, ठीक है, ऐसी वे कंपनियां जिसमें सरकार की भागीदारी, ठीक है, या हिस्सेदारी 1% या उससे ज़्यादा है, उनसे आप अपने फंडामेंटल राइट्स की मांग कर सकते हैं। अगर वो उल्लंघन करती हैं तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि किसी भी कंपनी पर अगर सरकारी हिस्सेदारी 1% से ज़्यादा है तो वो उसे स्टेट कहेंगे। ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त और स्टेट की परिभाषा में क्या आया, एक पॉइंट तो हमने आपको ये बता दिया और बी पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, बताऊँगा कि जो भारत सरकार है और उसकी संसद है, मतलब संसद और दूसरा चीज़ कर लेंगे भारत सरकार, इसको किस में रखेंगे आप, ये तो स्टेट के अंदर रखेंगे, राज्य के अंदर रखेंगे, ये राज्य हैं। फिर सी पॉइंट अगर हम बात करें तो बच्चों ठीक यही बात आ जाएगी, प्रांतों की जो विधानसभा है, प्रांतों की विधानसभा है और फिर यहाँ की जो सरकार है ये भी क्या है, राज्य में आएगा, ये भी स्टेट है। क्लियर? इसके साथ साथ एक चीज़ और आएगा कि जो स्थानीय जो अथॉरिटी है, मतलब लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी जिसे कहते हैं आप, लोकल अथॉरिटी या स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है, प्राधिकारी, इनको आप किस में रखेंगे। आप कहेंगे कि सर इनको भी स्टेट में ही रखा जाता है। ठीक है। और ये है राज्य की परिभाषाओं में ये शामिल होते हैं। ठीक है। अब बच्चों, जब आपने आर्टिकल 12 जान लिया, ठीक है, बहुत सीधी सी बात थी कि आपको 1% याद रखना चाहिए कि भाई कोई कंपनी है और उसमें अगर सरकार की हिस्सेदारी 1% है तो वो स्टेट होगा। ठीक है। दूसरी बात, केंद्र का और प्रांत की विधानसभाएं और सरकार ये भी स्टेट में होंगी और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, स्थानीय स्तर पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी स्टेट में काउंट की जाएंगी। अब हमारे सामने आता है कि आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है। तो आप कह दीजिएगा आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकार अछूड़े हैं। क्या है? मौलिक अधिकार अछूड़े हैं। क्लियर ना।
और अगर ये अछूड़ हैं, ठीक है, तो अछूड़े का मतलब समझ रहे ना, किसी से छीन नहीं सकते आप। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार अछूड़े हैं, और यदि कोई भी ये जो स्टेट दिए गए हैं, ठीक है, अगर मौलिक अधिकार अछूड़े हैं तो कोई भी अगर इसके विरुद्ध कानून बनाता है, क्लियर, तो जो हमारी विधायिका है, सॉरी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वह उसे अवैध ठहरा देगी। अवैध या वैध ठहरा देगी। मैं आपको एक बार पुनः व्याख्या कर दूं कि आर्टिकल 13 क्या कह रहा है। आर्टिकल 13 कहता है, बड़ी सीधी सी बात करता है, ठीक है। क्या सीधी सीधी बात कर रहा है वो कह रहा है कि देखो, जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये अछूड़े हैं, इसको आप छीन नहीं सकते, आप इसको नष्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये आर्टिकल किसको अधिकार देता है? न्यायालय को अधिकार देता है। क्या देता है न्यायालय को अधिकार? वो न्यायालय को ये अधिकार देता है, ठीक है, कि सर देखो, अगर कोई संसद या विधानसभा या इसमें से कोई, ठीक है, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका इसको नष्ट कर सकती है, मतलब अवैध ठहरा सकती है। फिर यही जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है न्यायालय को, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का राइट्स देता है। इसको अंग्रेजी में भी हम कर दे रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी यह देता है। क्लियर हो गया? और बच्चों अब 13(1) क्या कहता है? आर्टिकल 13(1) ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि देखिए, जो संविधान बना, ठीक है, तो कहता है कि संविधान बनाने की जो पूर्व में विधियां थीं, संविधान तो हमारा 1950 में बनता है भाई, लागू होता है 1950 में, या ठीक है 1949 भी आप कर सकते हैं, यही ना भाई। उसके कुछ क्लास जो है 1949 में लागू हुए थे, 15 क्लास लागू हुए थे। तो कह रहा है कि हमारे संविधान के लागू होने से पूर्व अगर हमारी पुरानी कोई विधि है और वह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह उसी लेवल तक अवैध होगी जिस लेवल तक उसने उल्लंघन किया है, ठीक है। मतलब आपको हम पुनः बता दें कि संविधान बनाने की पूर्व की विधियां, संविधान बनने की पूर्व की विधियां, ठीक है, उसी सीमा तक शून्य हो जाएंगी जहां तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। क्लियर? 13(2) क्या कहता है? मतलब पूर्व की विधियों पर यह है 13(1). पूर्व की विधियां क्या होंगी? उस लेवल तक शून्य हो जाएंगे जिस लेवल तक ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। 13(2) क्या है बच्चों? 13(2) है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो, ठीक है, मौलिक अधिकारों को छीनती हैं, ठीक है। मतलब कह रहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार लिखा गया है, ठीक है, उसको प्रभावित करता हो या छीनता हो या न्यून करता हो, ठीक है। 3 क्या कहता है? 13(3) आर्टिकल 13(3) क्या कह रहा है? तो बच्चों आर्टिकल 13(3) कहता है कि देखिए, चाहे वो अध्यादेश हो, ठीक है, और क्या हो, आदेश हो, नियम हो, अधिसूचना हो, ठीक है, चाहे वो अध्यादेश हो, चाहे वो कोई नियम हो, ठीक है,
चाहे वो अध्यादेश हो, चाहे वो कोई नियम हो, चाहे वो कोई अधिसूचना हो। ठीक है, इसके द्वारा आप मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन ये जरा ध्यान दीजिएगा, 13(4) क्या बोल रहा है बच्चों? 13(4) थोड़ा सा कुछ उलट गया मैटर। वो क्या है? आप कह देंगे कि 13(4) कहता है कि अनुच्छेद 368 मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। 368 क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। तो कह रहा है कि आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। देखिए फिर से सुनिए, कह रहा है कि आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत मौलिक अधिकारों में हमारी संसद संशोधन कर सकती है। क्लियर? तो आपने ये चीज जान लिया। लेकिन हम आर्टिकल 14 को जाएं, इसके पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। देखिए, आप क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। और मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? स्टेट के विरुद्ध है। यह व्यक्ति अपने राज्य के विरुद्ध जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन बच्चों, आपको यह भी बात याद रखनी चाहिए कि मौलिक अधिकार निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी है। मतलब निजी व्यक्ति के विरुद्ध आप आर्टिकल, ये देखिए, ये है आर्टिकल 15 और ये है 2। तो आर्टिकल 15(2) कहता है कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी, ठीक है, उल्लंघन किया, अगर वह कानून का उल्लंघन कर रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि देखिए, मौलिक अधिकार नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। नकारात्मक तो है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि राज्य के विरुद्ध जाता है। लेकिन मौलिक अधिकार सकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। मतलब आप याद रखिए, राज्य भी व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मतलब हमारा संविधान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो राज्य वहां हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, एक बात आपको और हम बता देते हैं। ठीक है, ये चीज के बाद ये हम आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए, 2 चीजें आप याद रखिएगा। एक तो है आर्टिकल 20, ठीक है, और एक है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 मौलिक अधिकारों को छोड़कर, ठीक है, अन्य मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है ना? मतलब हमने आपसे कहा कि सर देखो, ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को किसी भी स्थिति में, ठीक है, आप इस सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अन्य मौलिक अधिकारों का आप उल्लंघन कर सकते हैं अगर देश में आपातकाल लागू है। तो 1 मिनट, अब देखिए, इस चीज को आपने फॉलो कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट और याद रखिएगा। ठीक है, सेना व अर्धसैनिक बलों के लिए, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, क्या है, सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सेना और अर्धसैनिक बल के लिए मौलिक अधिकार क्या है, सस्पेंड हो जाएंगे। भाई ऐसा थोड़ा हो सकता है कि आप युद्ध आया या कोई बात आई तो आप कहेंगे हमें जीने का राइट्स है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप एक चीज और याद रखिएगा यहीं पर कि देखिए, अगर मार्शल लॉ लागू है किसी क्षेत्र में, यदि सेना का कानून लागू है, मार्शल लॉ
मार्शल लॉ, मार्शल लॉ अगर किसी क्षेत्र में लागू है, समझ रहे हैं आप बात को। मार्शल लॉ का मतलब सेना का कानून, ठीक है। तो देखिए, अगर सेना का कानून किसी क्षेत्र में लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, ठीक है। यही मतलब है। मार्शल लॉ अगर किसी क्षेत्र में लागू है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको आप निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली बात याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार को तो प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन स्वेच्छा से इसको छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ वीबर है ना, नहीं, देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर है या वेबर का सिद्धांत है, वेबर का सिद्धांत, ये वेबर का सिद्धांत क्या है कि देखिए मौलिक अधिकारों को तो आप पा सकते हैं, लेकिन आप जब चाहें स्वेच्छा से इसे छोड़ नहीं सकते। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर के नाम से जाना जा सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ें हमने आपको समझाया, ठीक है। आपको कोई यहाँ परेशानी हुई? ठीक है, नहीं? तो अब आप इसको जी हाँ, मार्शल लॉ आप देखिए, ऐसा नहीं है जो आप सोच रही हैं। देखिए, जो मार्शल लॉ है यह आप पूरे देश में भी लागू हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष में भी लागू हो सकता है, ठीक वही बात आपातकाल में भी होता है। आपातकाल को भी आप जो है जी, आपातकाल को आप किसी प्रदेश में लागू कर दीजिए या संपूर्ण देश में लागू कर दीजिए, ठीक है। क्लियर? तो अब बच्चों हमारे सामने अगली जी देखिए, जब हम कहते हैं नकारात्मक अधिकार तो इसका मतलब होता है कि हम स्टेट के विरुद्ध जा रहे हैं, लेकिन जब हम सकारात्मक की बात करते हैं तो स्टेट को राइट्स मिल जाता है कि वह आपके भी व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है, या अगर आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, या किसी के मौलिक अधिकारों का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो स्टेट उसमें हस्तक्षेप करेगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 14, ठीक है। समानता आप लोग यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि नितांत गलत बात है ना। आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना चाहिए, 12 से शुरू करना चाहिए। देखिए, समता का अधिकार ये कहाँ है बच्चों? आप कहोगे कि सर ये आर्टिकल 14 में है, ठीक है ना। अब समता का अधिकार है या राइट टू इक्वलिटी है, तो यह आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या क्या दी गई हैं, तो समता का अधिकार यहाँ से यहाँ तक है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18 तक हम लोग देखेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, आर्टिकल 14 में आप दो बातें याद रखिएगा, विधि के समक्ष समानता और विधि के का समान संरक्षण। देखिए, विधि के समक्ष क्या होगा? समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और फिर एक पॉइंट ये आता है, दूसरा पॉइंट, विधि के समक्ष या विधि का समान संरक्षण, प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो विधि, ठीक है, के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार
तो बच्चों ये दो चीज़ें हो गई हैं, एक विधि के समक्ष समानता और ये है प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑफ लॉ, ठीक है ना। अब विधि के समक्ष समानता क्या है, पहला वाला विधि के समक्ष समानता, हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो आप याद रखिएगा, विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अधिकार है। ये क्या है, इज अ नेगेटिव राइट्स, नकारात्मक अधिकार है ये वाला, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। क्लियर। अभी हमने कहा कि नकारात्मक का कहने का मतलब है स्टेट के विरुद्ध, ठीक है। अब इसमें कहता है कि विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अधिकार है जो राज्य की निरंकुशता पर प्रहार करता है, मतलब राज्य को यह निरंकुश होने से रोक देता है, राज्य को निरंकुश होने से रोकता है बच्चों, ठीक है। अब इसे आपने कहाँ से लिया है, ये किस देश के अंदर चल रहा था, तो आप कहेंगे कि सर हमने यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। किससे, विधि के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके अंदर क्या क्या प्राविधान है, मतलब विधि के समक्ष समानता के लिए हमारा संविधान क्या क्या प्राविधान करता है, क्या प्रोविजन करता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि यह विशेष अधिकारों का अंत करता है। आप विशेष नहीं हैं, आप भारत के नागरिक के सामने आप विशेष नहीं है, सभी लोग समान हैं, विशेष अधिकारों का अंत करता है, ठीक है। अब दूसरी बात, विधि सबको समान संरक्षण देती है तथा सभी के लिए समान व्यवहार करती है, मतलब जो विधि है, ठीक है, ये जो विधियां हैं ये हमारे लिए भी वही हैं, आपके लिए भी वही हैं, मतलब आप कह सकते हैं विधि सबको समान संरक्षण देती है तथा सभी के लिए समान व्यवहार करती है, ठीक है। और सी कह दीजिएगा, विधि ही सर्वोच्च है, ठीक है, विधि ही सर्वोच्च है। तो इसका मतलब हम विधि के समक्ष समानता करके हम क्या क्या अधिकार देना चाहते हैं व्यक्ति को, तो आप कह दीजिएगा कि सर विधि के समक्ष समानता का विधान हमारे संविधान में किया गया है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, और किसके लिए बच्चों, तो आप कह देना कि सर धार्मिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जब किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है तो जब राष्ट्रपति आता है तो सड़क तो बंद कर दी जाती है, ठीक है, और उनको विशेष सुविधाएं मिल जाती हैं, हम उसी में टकाटक देखते रह जाते हैं, कोई हमको पूछने वाला नहीं होता, ठीक है, भैया तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, हमारी ट्रेन छूट रही है कि हमारा पेशेंट जा रहा है, तो ये सब तमाम बातें आती हैं ना। तो बच्चों हमको एक चीज़ याद रखना होगा, आर्टिकल 361 ये विधि के समक्ष समानता का अपवाद है, मतलब उल्लंघन करता है ये, और किसको विशेष बना देता है, किसको विशेष बना देता है, आप कहेंगे राष्ट्रपति को, किसको बना देता है, राज्यपाल को, और किसको बना देता है, दूतावास, जो हमारे देश के अंदर विदेशी दूतावास हैं उनको ये विशेष सुविधा देता है, उनको अलग करता है। और हमारे देश में अगर यूएनओ का कार्यालय है, ठीक है, तो उसको भी विशेष दर्जा देता है। और एक चीज़ ये देखिए हमेशा विवाद रहा है, ये महिलाओं को जार कर्म, ठीक है, से छूट देता है, ये जार कर्म से छूट देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, आप कहेंगे इंटरकोर्स, सेक्सुअल संबंध। जैसे देखिए यदि कोई ए नाम का एक पुरुष है
और बी नाम की कोई महिला है, ठीक है, क्लियर, और ए भी शादीशुदा है, ए भी शादीशुदा है। अब ऐसे कोई जरूरी नहीं कि शादीशुदा ही हो, लेकिन हम थोड़ा सा उलझा करके गेम को बता रहे हैं। तो ए और बी मतलब ये लड़का है और ये है फीमेल है, लड़की है, ये दोनों इंटरकोर्स कर रहे हैं, ठीक है, शारीरिक संबंध है इनमें। तो अब मान लीजिए कि बी शादीशुदा महिला है, शादीशुदा महिला है, तो अब बी का हस्बैंड मान लीजिए सी है, क्लियर। तो सी जो कार्रवाई करेगा या कार्रवाई करने की मांग करेगा वह ए पर होगी, न कि बी पर। बात समझे आप जी? नहीं, यही तो छूट हो गई, यही तो छूट हो रही है भाई। देखिए, जब ये बी महिला है तो महिला को छूट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं भाई? जार कर्म में, या आप कह सकते हैं संभोग जो हो रहा है, तो उसमें समान रूप से दोनों भोग रहे हैं। तो कन्विक्ट तो, अपराधी तो दोनों होने चाहिए ना, ठीक है भाई। तुम्हारा कोई हस्बैंड है और तुम उस हस्बैंड को छोड़ करके किसी गैर मर्द के साथ तुम्हारे इस प्रकार के लीगल रिलेशन है, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर पनिश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन भारत का संविधान यहाँ पर पक्षपात करता है और वहाँ वो स्त्री की सुरक्षा कर ले रहा है, ठीक है, और कहता है कि नहीं, ये स्त्री पर नहीं चलेगा, ये इस पर चलेगा, ठीक है ना। लेकिन एक भी आप याद रखिएगा, ए तभी कन्विक्टेड है, तभी अभियुक्त है जबकि इसका पति करे। आप करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपके करने से, शिकायत करने से इसको कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसका पति करता है तो इसके साथ हो सकता है, ठीक है। मैं सोचता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक बात और करते हैं, विधि का समान संरक्षण भी आपने लिखा था, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। 14 के अंदर ही है विधि का समान संरक्षण। संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम आपको ये भी समझा देते हैं। तो बच्चों देखो, विधि का समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? आप कहेंगे ये एक सकारात्मक विधि है। क्या है? वो नकारात्मक था और ये सकारात्मक है, सकारात्मक है, ठीक है, जो राज्य को कुछ करने का निर्देश देती है, ठीक है, राज्य को कुछ करने का निर्देश देती है। मतलब राज्य क्या चाहे, मतलब राज्य हस्तक्षेप कर सकती है, कुछ करने का निर्देश देती है, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी बन सके, ठीक है। जैसे विधि का समान संरक्षण मतलब सबको समान रूप से संरक्षण देगा, ये कहा जा रहा है, इसके ये चीज लग रही है आपको। लेकिन बच्चों आप याद रखिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो निम्न वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, उसको राज्य संरक्षण देता है, तभी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होगा, अन्यथा वो लोक कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता। बच्चों, लोक कल्याणकारी राज्य बनने का मतलब है कि प्रतियोगिता सदैव समान में होनी चाहिए, प्रतियोगिता असमानों के बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जिसे आप सदियों से अधिकारों से वंचित किए हुए थे, जो दबा था, कुचला था, आप आखिर उसको आप, ठीक है, जो सदियों से विकसित थे, उनके सामने आप कैसे कंपटीशन कराएंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, राज्य जो है यहाँ पर हस्तक्षेप कर देता है, ठीक है, और निम्न वर्ग को, कमजोर वर्ग को यह संरक्षण देता है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण की स्थापना करना। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है सामाजिक समानता का अधिकार देता है,
सामाजिक समानता का अधिकार देता है। अब हम आपको ये चीज समझा दें सामाजिक समानता का अधिकार क्या है। ठीक है, तो बच्चों सीधी सीधी बात आप कर दीजिएगा 15(1). धर्म, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, धर्म, जाति, मूल, वंश का मतलब कास्ट, क्रीड, जन्म स्थान। ठीक है, मतलब धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है के आधार पर, ठीक है, किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाएगा, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है ना, ना तो हम किसी को महत्व देंगे और न ही किसी के साथ भेदभाव करेंगे। ठीक है ना। अब 15(2) क्या है? तो बच्चों 15(2) है कि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक को, मतलब कोई नागरिक है, जैसे हम भी नागरिक, आप भी नागरिक, तो कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, मान लिया आप भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं, हम आपकी दुकान पे आते हैं, आप मुझसे कहते हैं कि साहब मैं एससी हूँ इसलिए यहाँ से हट जाऊँ, आप कन्विक्टेड हैं, आप अपराधी हैं। आप कि मैं भोजनालय में आया, आपने मुझे मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपका कोई थिएटर है, मनोरंजन केंद्र है, मैं वहाँ गया, आप मुझे नहीं जाने देना चाहते, ठीक है, यह अपराध है। ठीक है, कुओं और तालाबों पर आप मुझे पानी लेने से रोक देते हैं, ये भी अपराध है। ठीक है, लेकिन बच्चों विशेष बात याद रखिएगा, यह बात किसी मंदिर पर लागू नहीं होता। मतलब इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि मंदिर प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती, मतलब आप मंदिर प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, और अब 15(3) क्या कहता है? मतलब मंदिर में ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, वहाँ कर सकते हैं, यही अत्याचार है। ठीक है, अन्याय है। अब अपवाद 15(3) आप देखिए, तो भी आपने देखा भी होगा दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में स्त्रियों को जाने पर रोक लगा दी गई थी, तो उस पर भी हमारी संसद जो है, संसद तो चुप थी ही थी। ठीक है, और हमारी न्यायपालिका भी काफ़ी हताश सी नज़र आ रही थी। ठीक है ना। और अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 15(3) क्या कहता है। यहाँ पर स्त्रियों को पुनः राइट्स दे रहा है। देखिए, स्त्रियों को और बच्चों को, ठीक है, 15(3) क्या कर रहा है? स्त्रियों को, मतलब 15(3) राज्यों को आदेश देता है कि आप स्त्रियों और बालकों को, ठीक है, आप क्या देंगे? ठीक है, विशेष सुविधाएं देंगे। ठीक है, पुनः वही स्त्रियों में वही जार कर्म से उनको छूट दी गई है। ठीक है, और अब 15(4) क्या है? पहली चीज़ बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ याद रखना होगा कि भारत का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, तो भारत के पहले संविधान, देखिए ये पहला लिखा है, भारत के पहले संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, यह धारा जोड़ी गई है, 15(4) जोड़ा गया है। ठीक है ना। ये क्या कहता है? ठीक है, ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली, मतलब सामाजिक, देखिए 2 पॉइंट ही है, तीसरा कोई पॉइंट नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक, ठीक है, दृष्टिकोण से जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, SC और ST, ठीक है, हमने एकदम ओपनली कर दिया, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग एवं SC ST को सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना। मतलब 15(4) जो कि हमारे पहली संवैधानिक संशोधन से ही लाया गया है, इसमें कहा गया है कि जो लोग सोशली बैकवर्ड हैं, शैक्षणिक बैकवर्ड हैं, SC ST हैं, उनको हमारी सरकारी शिक्षण संस्थानों में, प्राइवेट में नहीं, सरकारी शिक्षण संस्थानों में, ये देखिए हमने लिख दिया, प्राइवेट की बात नहीं किया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में क्या होगा? सर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, समझ रहे हो क्या? यहां बता रहे हैं, देखिए
सामाजिक रूप से पिछड़ा किसे कहते हैं? भाई देखिए, आप क्या हैं? तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं भाई। आप कह रही हो कि आप ब्राह्मण हो, मतलब आपके बढ़िया है, आपको तो समाज में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं एक ऐसी हूँ तो मेरा क्या होगा? मेरे साथ तो आप हमेशा जो है कभी प्यार से आप बोला ही नहीं, ठीक है? तो इसी को कहते हैं बच्चे, ठीक है, सामाजिक पिछड़ाव। सैचुरी तो जान ही रही हो। और अब देखो एक बात आप और याद रखो, 1993 में, ठीक है, आपके ऊपर ये डालते हैं, आपके ऊपर लागू होता है, ठीक है? देखिए कैसे, ठीक है? देखिए 1993 में, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? अब देखिए 1993, तो देखिए 1993 में एक केस आता है, ठीक है? डॉक्टर नीलिमा, ठीक है? तो ये जो डॉक्टर नीलिमा हैं, ये 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस लाती हैं और वो कहती हैं, ठीक है, कि सर ये बताओ, अगर कोई उच्च वर्ण की लड़की है, ठीक है, हमने हटा दिया आपको, एक उच्च वर्ण की या जाति की लड़की है, ठीक है, और वह किसी पिछड़ी जाति से विवाह कर लेती है, तो क्या उसको आरक्षण मिलेगा? नहीं, ठीक है? उसने विवाह किया क्यों? विवाह हो सकता है उसने आरक्षण पाने के लिए किया हो, तो इसलिए उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब उच्च वर्ण की कोई लड़की जो है किसी एससी से या किसी पिछड़े वर्ग के साथ अगर विवाह कर लेती है, तो अब क्या है कि उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा? आपको कि नहीं सर, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अब एक चीज़ ये देखिए, 15(5) क्या है? 15(5), तो देखो बच्चों, ये 93 संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया है, ठीक है? 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग को, अभी आपने क्या पढ़ा था कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा, ये पढ़ा था ना आपने। अब 15(5) कह रहा है, जो कि 93 संवैधानिक संशोधन के तहत लाया जा रहा है, ये कह रहा है कि नहीं, सरकारी संस्थाओं में ही नहीं, निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जाएगा। यही समझ गया ना? ये निजी शिक्षण संस्थाओं में 15(5) देता है और 15(4) सरकारी में देता है, ठीक है ना? अब आर्टिकल 16 क्या है? ठीक है, तो बच्चों आर्टिकल 16 है, ठीक है, नियुक्तियों में समान अवसर, ठीक है, का अधिकार, मतलब सरकारी जो नियुक्तियां हैं उसमें सबको समान अधिकार दिया जाएगा, ठीक है? 16 1 और 2 यही कहते हैं कि सरकारी सेवाओं में सभी की नियुक्तियां के समान अवसर और अधिकार होंगे। लेकिन ये पढ़ो बच्चों, 16 3 क्या कहता है? नहीं, 16 3 कहता है कि निवास के आधार पर आपको विभेद किया जा सकता है। मतलब अगर मध्य प्रदेश चाहे तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, ठीक है, रोक लगा सकता है, ठीक है? 16(4) क्या कहता है? 16(4) क्या कहता है? सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध होगा, मतलब आरक्षण, सेवा में, नौकरियों में आरक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं इनको क्या होगा, ठीक है, विशेष प्रावधान दिया जाएगा और इसी के तहत आरक्षण आज नौकरियों में दिया जाता है, ठीक है? 16(5) क्या कहता है? कंट्रोवर्शियल मैटर है। 16(5) कहता है कि कुछ पदों को धर्म के आधार पर आरक्षित करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। अब आप सोचते होंगे कि यह आरक्षण कितना उपयुक्त है, कितना अनुपयुक्त है। तो देखिए, हमारी बातों से हो सकता है कि आपको सहमति भी हो जाए, हो सकता है आपको असहमति भी हो जाए। खैर, जहां आप मुझसे सहमत नहीं होंगे वहां आपसे सहमत हो जाऊंगा, लेकिन जो मुझे बोलना है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में बोलना है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम कहता है कि जैसे कोई एक माँ होती है, ठीक है ना,
जैसे कोई एक माँ होती है और उसके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ताकतवर है और दूसरा बच्चा कमज़ोर है, तो माँ सबसे ज़्यादा संरक्षण किसको देगी, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देगी, इसी कमज़ोर बच्चे पर देगी ना, देगी या नहीं देगी। ठीक है, तो देश हमारा क्या है, एक माँ है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है ना, तो इसलिए इस कमज़ोर को संरक्षण देगी, सकारात्मक पक्षपात करेगी इसके साथ। हमारे संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर सर ने कहा था कि हम जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए सकारात्मक पक्षपात करेंगे। ठीक है, क्लियर। इसलिए इस पर राजनीति ना करें आप। ठीक है, नेताओं को चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति करते समय आरक्षण को मुद्दा न बनाएं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे मनीषियों द्वारा सोच समझ करके निर्मित किया गया है। 17 क्या है, तो बच्चों 17 जो है अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत करता है, अनटचेबिलिटी, छूत अछूत का अंत करता है। ठीक है, जैसे आप किसी को सार्वजनिक पूजा स्थलों पर जाने से नहीं रोक सकते और अस्पृश्यता के आधार पर, ठीक है, आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते। क्लियर। और सेवा देने से भी इनका, मैं ऐसी हूँ तो इसका मतलब कि आप मुझे छुएंगे नहीं, दवा नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम आपके खिलाफ चले जाएंगे तो फिर आपके बाल बन जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, ऐतिहासिक और धार्मिक आधार पर भी अस्पृश्यता को उचित ठहराना यह गलत बात। हम आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं और कहें कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होता था, दलितों को पीटा जाता था, ये होता था, वो होता था, ये सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं बच्चों, तो यह मानवता के खिलाफ, इससे जघन्य, इससे घृणित कार्य और कुछ नहीं हो सकता, ऐतिहासिकता और धार्मिकता के आधार पर। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ हमको और याद रखना है, आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, एबोलिशन ऑफ ऑल द टाइटल्स। ठीक है, उपाधियों का अंत करता है। लेकिन आप इसको याद रखिएगा, 18 का 1 सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जाती रहेंगी। ठीक है ना। 18(2) क्या कहता है। 18(2) कहता है कि भारत देश का कोई भी नागरिक कोई विदेशी राज्य की उपाधि नहीं लेगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है बच्चों। आर्टिकल 3 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी उपाधि को धारण कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर। और बच्चों आज इतने ही पे छोड़ देते हैं, फिर हम देखेंगे हमारे सामने, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा और आप ऊब जाएंगे। छोटा रहेगा, आप उसे आसानी के साथ तैयार करते रहेंगे। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।